Today we are going to start a very important topic in history, that is socio-religious movement. मैं ऑलरेडी आप लोगों को ट्राइबल मूवमेंट करवा चुकी हूँ. पीजेंट मूवमेंट हम इसके बाद करेंगे क्योंकि वो आपके लिए मोनोटोनस हो जाएगा. ट्राइबल मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट जो है उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, तो वो आपके लिए बहुत मोनोटोनस तो हो जाएगा. इसीलिए हम सोशो रिलीजियस मूवमेंट करेंगे पहले, उसके बाद हम पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. तो सोशो रिलीजियस मूवमेंट जो थी वो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर इट्स प्रिलिमिनरी और मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार क्या, इनफैक्ट आई शुड से हर बार सोशो रिलीजियस मूवमेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें सोशो रिलीजियस मूवमेंट में पढ़ना क्या है. तो हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़नी है, नेचर पढ़ना है, रीजंस पढ़ने हैं और वेरियस सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, जितनी भी सोशो रिलीजियस मूवमेंट हुई हैं, किन्होंने वो मोमेंट जो थी वो की थी, वो सब हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन से. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, खासकर अगर मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो इस तरीके का होना चाहिए कि आप पूरी मोमेंट, जो भी मोमेंट्स मैं आपको करवाऊँगी यहाँ पे, उनका एक ब्रीफ क्रक्स आप यहाँ पे बता सको इंट्रोडक्शन में. तो अगर हम सोशो रिलीजियस मूवमेंट की बात करें तो इंट्रोडक्शन है कि ये कब हुई थी स्टार्ट. तो इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले लिखेंगे कि 19th सेंचुरी में सोशो रिलीजियस मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुई थी. और क्योंकि इसको हम बोल ही रहे हैं सोशो रिलीजियस, यानी हमारी सोसाइटियल और रिलीजियस एस्पेक्ट के साथ में ये एसोसिएटेड है. वो क्यों है? क्योंकि उसमें हमें चेंजेस लानी थी. चेंजेस कैसे लानी थी? चेंजेस दो फॉर्म की थी. एक था रिवाइव और एक था रिफॉर्म. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवाइव, तो दैट मीन्स कि हमें किसका रिवाइवल करना है? हमें एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन का रिवाइवल करना है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो करप्ट हो चुकी है. करप्ट होने का रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. आपको सिंपल इंट्रोडक्शन में ये बताना है. और दूसरा, हमें रिफॉर्म करना है. रिफॉर्म क्यों करना है? रिफॉर्म हमें इसलिए करना है क्योंकि जब यूरोपियंस की वजह से जो हमारा जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे सोशो और रिलीजियस स्फीयर में पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो इनकी जो आइडियोलॉजी, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी, वो इन्फ्लुएंस कर रही थी हमारी सोसाइटी को और हमारे रिलीजन को. दैट वाज द रीज़न कि वो भी करप्ट हो गया था और उसे हमें क्या करना है? रिफॉर्म करना है. तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया है कि रिवाइवल और रिफॉर्मिस्ट, ये इसीलिए इन मोमेंट्स को हम रिवाइवल और रिफॉर्मिस्ट कहते हैं. रिवाइव मतलब अपने ओल्ड कल्चर को रिवाइव करना, और रिफॉर्म मतलब एग्जिस्टिंग कल्चर किसी ना किसी वजह से करप्ट है तो उसको हमें रिफॉर्म करना है. अब रिफॉर्म करना किसको है? कौन है जो ये बातें कर रहे हैं? तो उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट रिलीजन थे इंडिया में, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स एंड पारसीज. मैंने मोस्टली ये देखा है कि हम सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स को इधर हिंदूज या मुस्लिम्स तक ही कन्फाइंड रखते हैं, तो ऐसा नहीं था. हमें ये चारों रिलीजन की सोशो रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़नी है, दैट इज हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स एंड पारसीज. ये हम नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इनको पढ़ना है. आज हम फोकस करते हैं जो भी इंट्रोडक्शन, नेचर और रीजन में. अब आ जाता है नेचर, कि इन मूवमेंट्स का नेचर क्या था. तो सबसे पहले ये एंटी रिलीजियस इवल मूवमेंट, एंटी सोशल इवल मूवमेंट एंड एंटी कॉलोनियल कल्चरल मूवमेंट थी. क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी वो एंटी रिलीजन नहीं थी. आपको ये बात दिमाग में ज़रूर रखनी है. वो किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थी, वो रिलीजन के जो इवल्स थे उनके अगेंस्ट थी. तो इसका नेचर क्या है कि ये इवल्स के अगेंस्ट है. कौन से इवल? जो रिलीजन्स के साथ उस टाइम पे एसोसिएटेड थे. दूसरा, ये किसी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं थी, ये सोसाइटी में एग्जिस्टिंग इवल्स के अगेंस्ट थी. और थर्ड, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि उनकी जो हेजमनी थी, जो उनकी जो कल्चरल हेजमनी थी ओवर इंडियंस, ये उसके अगेंस्ट थी. उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट, जो वो कन्वर्शन की बात करते थे, वो कॉलोनियल आइडियोलॉजी को हमारे ऊपर इम्पोज करने की बात करते थे, जहाँ वो अपने आप को सुपीरियर बोलते थे, तो ये उनकी सुपीरियरिटी और उनके कन्वर्शन के अगेंस्ट मूवमेंट थी. तो नेचर आपको समझ आ गया. अब हम बात करते हैं कि रीजंस क्या थे, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुई क्यों थी. बहुत बार प्रिलिमिनरी में भी पूछ चुके हैं और मेंस में पूछ चुके हैं कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के रीजंस क्या थे.
मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली सोशो रिलीजियस मूवमेंट पे आ जाते हैं, राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, दयानंद सरस्वती ने क्या किया, लेकिन क्वेश्चन प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूर आते हैं कि किसने क्या किया है। लेकिन अगर आपने चाहे वो केएस हो चाहे वो आप आईएएस में देखिएगा, तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो रीज़न से आते हैं, क्रिटिसिज्म आता है, वो पेरिफेरल एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं और जिसमें आपको कोट करना पड़ता है डिफरेंट रिफॉर्मिस्ट ने क्या किया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रीजंस। तो रीज़न स्टार्ट करने से पहले आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए इंडिया की सोसाइटी और रिलीजन, क्योंकि हम अपने इस टॉपिक को सिर्फ रिलीजन और सोसाइटी तक ही कन्फाइन रखेंगे, वो इसलिए बिकॉज ये सोशो रिलीजियस मूवमेंट है। तो बैकग्राउंड में अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सबसे पहले हिंदू सोसाइटी की बात करते हैं। हिंदू सोसाइटी जो थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, बिकॉज वर्ना सिस्टम था। वर्ना सिस्टम में एज सच तो कोई परेशानी नहीं है, वो हायरार्की है। हायरार्की किसकी है? ब्राह्मण्स, नेक्स्ट क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। वैसे तो ये ऑक्यूपेशनल बेस थी, लेकिन बाद में ये हेरिडिटरी होगी। अब इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, वर्ना सिस्टम है, इट्स ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो लोअर वर्ना है, शूद्रास जो थे, उनको ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये रीजन था कि सोसाइटी में ये इविल के फॉर्म में हमने इसको देखा। नेक्स्ट आ गया कास्ट। कास्ट जो थी वो फर्दर बहुत सी सब कास्ट में डिवाइडेड था, जिसकी वजह से भी सोसाइटी बहुत कम्प्लेक्स होती थी। लाइक इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं हो सकती, इंटर डाइनिंग नहीं हो सकती है, इंटर विलेज शादियाँ बहुत से अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसा बहुत बात देखने को होता है। ऑनर किलिंग्स होती हैं, तो वो सब कास्ट बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट आ गया अनटचेबिलिटी। शूद्रास के अलावा अनटचेबल्स का भी एक कंसेप्ट है हिंदू सोसाइटी में, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। तो दैट वाज द रीज़न कि इसको इवल मानना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आगे हिंदू सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो सोशल प्रैक्टिसेस में सती सिस्टम, विडोहुड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सारे जो सोशल प्रैक्टिसेस थे ये बेसिकली डिस्ट्रेस कर रहे थे पोजीशन ऑफ वीमेन। ये सब सोशल प्रैक्टिसेस किसके अगेंस्ट थी? वीमेन की। तो दैट मीन्स कि जो वीमेन की पोजीशन से दैट वाज वेरी डिस्ट्रेसिंग और उसको भी एक सोशल इवल की तरह माना गया। अब यहाँ समझने की बात यह, बैकग्राउंड पे मैं आप फोकस क्यों कर रही हूँ कि जब ये सब चीज़ें इंडिया में हो रही थी तो इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, इंडिया के लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हिंदूज़ को ये अपना पार्ट लगता था कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का हमें ये पार्ट लगता था, इसीलिए हमें कभी भी इसको लेके कभी हमें लगा ही नहीं कि ये सोशल इवल्स हैं। हमें सोशल इवल्स ये कब फील हुए? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। वो मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे। सिमिलरली मुस्लिम्स के साथ भी ऐसा ही था। मुस्लिम्स जो थे वो डिफरेंट सेक्ट्स में डिवाइडेड थे और मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्ट्स जो थे वो थे शियाज एंड सुन्नीस। उसके बाद पॉलीगैमी सिस्टम था। पॉलीगैमी मतलब मेल मेंबर्स जो है वो एक से बहुत ज़्यादा शादियाँ कर सकते थे। उसके बाद पर्दा सिस्टम था एंड देन जो सोशल मोबिलिटी थी लड़कियों की वो बहुत कम थी। ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकते थे। लाइक अगर आ जा सकते, मतलब घूमने की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे एजुकेशन की बात कर रही हूँ। उसके बाद चाइल्ड मैरिज, ये चाहे हिंदू हो या मुस्लिम्स हो, सब में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था और इसकी वजह से भी जो डिस्ट्रेसिंग पोजीशन थी मुस्लिम विमेन की भी उस टाइम पे। अब आ जाते हैं हम रिलीजन पे। तो रिलीजन पे पर्टिकुलर फोकस करूँगी मैं यहाँ पे। जो सुपरस्टिशन था अमंग हिंदूज, लाइक मैजिक, एनिमिज्म, ये सब बहुत सुपरस्टिशियस लोग जो थे वो बहुत सुपरस्टिशियस में जीते थे। इनफैक्ट जब मैंने आपको ट्राइबल मोमेंट्स करवाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि लोग रिवोल्ट भी जो है वो सुपरस्टिशियस वे में कर रहे हैं, कि सुपरस्टिशियस हो रहे हैं हर रिवोल्ट को लेके, ठीक है। उसके बाद कम्प्लेक्स रिचुअल्स थे, जीने मरना, जीने में भी कम्प्लेक्स रिचुअल्स, मरने में भी कम्प्लेक्स रिचुअल, तो बहुत कम्प्लेक्स रिचुअल्स होते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रीस्ट जो थे उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन था। यहाँ पे बात सिर्फ हिंदूज की नहीं हो रही, यहाँ पे बात सिख गुरुद्वारा की भी हो रही है, क्योंकि जो सिख मूवमेंट हुई थी वो भी गुरुद्वारा के अगेंस्ट नहीं थी, वो उनके वहाँ पे बैठे हुए जो प्रीस्ट थे उनके अगेंस्ट थी। तो दैट मीन्स कि जब भी आप सोशो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि ये कन्फाइंड सिर्फ हिंदूज और मुस्लिम्स तक नहीं थी, बाकी जो रिलीजन थे हम उनकी बात भी यहाँ पे करेंगे। अब आ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। बेसिकली वो प्रॉब्लम नहीं थी, चेंजेस कहाँ से आई, ये वर्ड मुझे यूज़ करना चाहिए कि चेंजेस कैसे आई। चेंजेस ऐसे आई कि जब अराइवल ऑफ यूरोपियंस इंडिया में हुआ तो सबसे पहला रीज़न जो था सोशो रिलीजियस मूवमेंट का वो था सोशल बैकवर्डनेस ऑफ सोसाइटी।
जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो कैटलिस्ट बने इंडियंस को ये बताने के लिए कि आपकी सोसाइटी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड सोसाइटी है और हम जो है कुछ नए आइडियाज़ के साथ यहाँ पे आए हैं और वो नया आइडिया आपको सोशल वर्ल्ड के बारे में बताता है जो ये कहता है कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम होनी चाहिए। दैट मीन्स कि उन्होंने कंपैरिजन करना सिखा दिया इंडियंस को कि आपके कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर में क्या डिफरेंस है। ये रीज़न बना जिसकी वजह से, ये फर्स्ट रीज़न था जिसकी वजह से इंडियंस जो थे उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा जो है वो चेंज होना शुरू हो गया कि हाँ दैट इज़ ट्रू। अब वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत सिविलाइज्ड है ये, इनके पास तो इक्वालिटी है, इनके पास तो लिबर्टी है एंड फ्रीडम भी है। ऑल्दो हम यूरोप कंट्री में जाके नहीं देख रहे थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमें दिख रहा था हम उसी पे बिलीव कर रहे थे। नेक्स्ट आ गया इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ये हुआ कि जब इससे पहले इंडिया में अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो वैदिक एजुकेशन दी जाती थी और अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो शरिया लॉ या कुरान पढ़ाया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और साइंसेस के सब्जेक्ट्स को जब इंट्रोड्यूस किया तो एक साइंटिफिक टेम्पर जो था वो डेवलप होने शुरू हो गया इंडियंस में और इस साइंटिफिक टेम्पर की वजह से क्या हुआ, इट लेड टू स्पिरिट ऑफ रेशनैलिटी। रेशनैलिटी आने लग गई। रेशनैलिटी किसके बारे, क्या रेशनैलिटी, जिसमें रीजनिंग थी। लोग ये समझने लगे कि हाँ जी हमारा हम जो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने कल्चर पे, अपने ट्रेडिशन पे, अपने रिलीजन पे, उस पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। उस रिलीजन और उस सोसाइटी के अगर कुछ इवल्स हैं तो उसको हमें उसमें से हटाना है। रिमेंबर वन थिंग कि हम ये जो सोशो रिलीजियस मूवमेंट थी ये कभी किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थी, ना किसी एग्जिस्टिंग सोसाइटी के अगेंस्ट थी, ये सिर्फ उनके इवल्स के अगेंस्ट थी। ये बात आपको जरूर, क्योंकि मैं इस पर फोकस इसलिए बार बार कर रही हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में पेपर जब आप अपना लिखते हैं ना तो इस तरह के कंसेप्ट्स अगर आपके माइंड में होंगे तो आपकी जो राइटिंग होगी वो कन्फाइंड रहेगी उसी एरिया तक। आप बियॉन्ड नहीं जाओगे कि आप फालतू में रिलीजन को कोसोगे वहाँ पे या किसी कास्ट को, या तो ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इवल्स पे फोकस करना है। और जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो सोशल जो रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने भी सिर्फ इवल्स की बात की है, किसी रिलीजन के अगेंस्ट कोई बात नहीं किया। नेक्स्ट आ गया रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटेलेक्चुअल्स का रोल था उनके रोल की वजह से ही ये सोशो रिलीजियस मूवमेंट हुई थी। तो वो क्यों हुआ था? बिकॉज वेस्टर्न एजुकेशन वो पढ़ने लगे थे, दूसरे कल्चर के साथ अपने कल्चर को जो है वो रिलेट करके रेशनैलिटी आ गई थी तो वो देखने लगे थे। इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग होने लगी थी। इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग किस तरीके से रीजनिंग आ गई थी कि क्यों ऐसा है, जस्टिस होना चाहिए, इस तरीके की जो फीलिंग्स उनके अंदर आ रही थी। और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, दे एक्सप्लोर द नेचर ऑफ देयर ओन सोसाइटी। क्योंकि जब रेशनैलिटी आती है तो आप ये देखने की कोशिश करते हो कि जो चीज़ गलत है तो वो गलत क्यों है, वो किसी की वजह से गलत है या हमारी अपनी वजह से गलत है। तो ये जो एक्सप्लोर करना था अपनी सोसाइटी को, ये किसकी वजह से हुआ? ये इंटेलेक्चुअल्स की वजह से हुआ, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग आ गई थी इंडिया में। अब इस इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग की वजह से क्या होता है, इंडिया में रेनेसेंस आता है। वैसे तो अगर हम रेनेसेंस देखें तो यूरोप से आया था ये वर्ड रेनेसेंस, जिसका मतलब होता है रीबर्थ। लेकिन इंडिया का रेनेसेंस यूरोप के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट था। वो कैसे डिफरेंट था मैं आपको बताती हूँ। रेनेसेंस सिर्फ हमारे रिलीजन या सोसाइटी में नहीं आया था, हमारी फिलॉसफी में, हमारे लिटरेचर में, साइंस में और इवन पॉलिटिक्स में। फिलॉसफी की बात करें तो बहुत हमारी जो फिलॉसफिकल थॉट थे वो चेंज होने लग गए। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो बहुत सा लिटरेचर इंडिया का ऐसा था, जैसे आपने देखा होगा इस पूरी मूवमेंट में ज़्यादातर फोकस किया गया गो बैक टू वेदास, कि लिटरेचर जो था वो लोगों को पहले नहीं पढ़ाया जाता था क्योंकि वो सिर्फ संस्कृत में होता था या किसी लोकल लैंग्वेज में होता था जो लोगों तक नहीं पहुंचता था। अब यहाँ लिटरेचर की ट्रांसलेशन होने लगी, लोगों तक पहुंचने लगा, लोग अपने लिटरेचर को, अपने पास्ट के जो कल्चर था उसको समझने लगे। नेक्स्ट साइंस, बहुत सी साइंटिफिक टेम्पर जो था वो लोगों में डेवलप होने लगा। और पॉलिटिक्स में भी चेंज होने लगी कि हमें ये लगने लगा कि मोनार्कियल रूल जो था वो सिर्फ ऑटोक्रेटिक रूल होता, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए। तो इस तरह का रेनेसेंस आया। लेकिन ये रेनेसेंस यूरोपियन रेनेसेंस से कैसे डिफरेंट था कि जो इंडियन रेनेसेंस था दैट बेसिकली डिस्कवरिंग रैशनलिज्म फ्रॉम विद इन इंडियाज पास्ट। वो ये नहीं था कि हमें इंडिया का बिल्कुल सोसाइटी को, हमारे रिलीजन को, फिलॉसफी को चेंज करके एकदम से कुछ नया लाना है।
हमारा जो रेनेसेंस था वो ये कहता था कि इंडिया के पास्ट को वापस हमें लाना है। दैट मीन्स हमारा पास्ट जो था वो बहुत फ्लोरिश्ड पास्ट था, वो पास्ट जो था उसमें कोई सुपरस्टिशन नहीं था, कोई इवल्स नहीं थे, वेदास जो था, वैदिक नॉलेज की बात यहाँ पे स्टार्ट होगी। बट वैदिक नॉलेज के साथ साथ हमें मॉडर्न व्यूज को भी दिमाग में रखना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे, कि एक रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म की बात स्टार्ट होगी। नेक्स्ट रीजन क्या था, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म का मतलब है कि एक मॉडर्न आउटलुक आ गया था। मॉडर्न आउटलुक का मतलब है कि रिलीजन को हम सिर्फ हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज या इन सब चीज़ों में नहीं देखेंगे, उसको हम यूनिवर्सलाइज्ड करेंगे, एक कॉमन ब्रदरहुड की बात करेंगे। उस कॉमन ब्रदरहुड में क्या होगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज ईस्ट की होगी और उसका जो कलर होगा वो वेस्टर्न होगा। यानी कि जो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, बिकॉज इंडिया जो था दैट वाज द स्पिरिचुअल गुरु इन द वर्ल्ड माना गया है, विवेकानंद की थ्योरी, आपको वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो स्पिरिचुअलिज्म हमारी होगी। हम मटेरियलिज्म पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि मटेरियलिज्म कहाँ से आया है, वर्ड यूरोप से। तो हम इंडिया का स्पिरिचुअलिज्म प्लस उसको वेस्टर्न कल्चर कलर देंगे। मतलब वेस्टर्न कलर का मतलब ये नहीं है कि हम वेस्टर्न चीज़ों को अपनाएंगे, हम सिर्फ उनकी मॉडर्न जो चीज़ें हैं हम उनको अडॉप्ट करेंगे। तो मॉडर्न में क्या था कि फ्रीडम ऑफ वर्शिप होनी चाहिए, फिर उसके बाद लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, सबको इक्वल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म, ये सब चीज़ें जो थी, इस तरह का रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म जो था वो इंडिया में स्टार्ट हो गया। तो दैट मीन्स कि जब भी आपको क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, तो यू हैव टू फर्स्ट राइट अबाउट द बैकग्राउंड, कि हमारी बैकग्राउंड क्या थी। हमारी ये जो बैकग्राउंड थी ये हमें कभी भी गलत नहीं लगती थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ये बैकग्राउंड हमें गलत नहीं लगने लगी, लेकिन इसमें जो एग्जिस्टिंग सोशल इवल्स थे उनको हमने क्या करना शुरू कर दिया, उनको हमने टारगेट करना शुरू कर दिया। और वो क्यों किया, बिकॉज सोशल बैकवर्डनेस ऑफ सोसाइटी। ब्रिटिशर्स एक कैटलिस्ट बने हमें ये बताने के लिए कि आपकी सोसाइटी जो है वो बैकवर्ड है। सेकेंड, वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस। थर्ड, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। फोर्थ, इंडियन रेनेसेंस। इंडियन रेनेसेंस जो था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं जो आप खुद लिख के हमारे पेज पे जो है वो भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे कि जितनी भी यहाँ पे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुई है और किस किसने कौन कौन से सोशियो रिलीजियस मूवमेंट किए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।